सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज ऐसा है कि मूड बना है तो 3-4 ठो वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग भी देखिए। तो बहुत दिन से खाली खाली बैठे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तो आज इसी श्रेणी में इन्फ्लुएंजा को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग व्हाट इज़ फीवर के आगे प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बुखार आते हैं जनरल वे में, वो हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा का अलग से जो नाम होता है वो क्या क्या होता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं म्यूकस फीवर, दुष्ट परिशाय इसको कहा जाता है, और इसको कॉमन नाम में पब्लिकली फ्लू कहा जाता है। ठीक है। रोग का अगर हम परिचय की बात करते हैं तो ये एक तीव्र संक्रमणकारी रोग है जो इन्फ्लुएंजा विषाणु ए, जो गंभीर व्यापक रोग के कारण होता है, अथवा इन्फ्लुएंजा विषाणु बी, जो छोटे और आउटब्रेक्स के कारण होते हैं के द्वारा उत्पन्न होते हैं बोलना चाहिए। ऊपरी श्वास जो क्षेत्र होता है, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन जनरेट करते हुए फीवर जनरेट करते हैं। उसके साथ ही सर दर्द, अगर फीवर बोलना चाहिए 100 डिग्री से ऊपर जाता है तो सिर दर्द, पीठ दर्द, हाथ पैरों में एक अलग से छोटे छोटे पोर्स तक के रेमोटाइड अर्थराइटिस टाइप का पेन, साथ में व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस होने का एक खतरा, और कभी कभी व्यक्ति को मितली दैट मीन्स न्यूजिया, और वोमिटिंग दैट मीन्स वमन उत्पन्न करता है। फीवर जो होता है वो 2-3 दिन तक कम हो जाता है और थकावट की अनुभूति महसूस करता है, फीलिंग करता है उसको, और मतलब फीलिंग होती है कि नहीं मेरे को, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। तो इस जगह पे NH इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। और साथ ही में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो व्यक्ति को मानसिक अवसाद जो होता है, मतलब डिप्रेशन होता है, वो व्यक्ति को पीछे छोड़ देता है बाकी अन्य लोगों के अपेक्षा। तो रोग का जो अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य कारण क्या होता है, अगर रोग है तो जो रोग होता है वो जोड़ों में अधिक होता है, मतलब जोड़ों नहीं बोलना चाहिए, जो यह मौसम है ठंड का, इसमें अधिक होता है। अगर हम लोग रोग का जो प्रधान लक्षण कहें तो रोग का जो प्रधान लक्षण होता है वो संचय काल से 1 से 3 दिन तक रहता है। इसका दूसरा मुख्य कारण जो होता है वो बैसिलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें जो फीवर होता है, रोग का जो प्रथम लक्षण है, वो एक एक करके बताते जा रहा हूँ। उसमें 102 डिग्री फीवर से लेके 104 डिग्री फीवर तक, फ़ारेनहाइट तक फीवर मिलता है, मतलब 39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में व्यक्ति के अंदर बुखार देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके मुख्य कारण के तौर पे देखें, तीसरा मुख्य कारण जो है, ये रोग जो होता है वो दूषित वस्त्र होता है, जो मतलब जो इफ़ेक्टेड क्लॉथ होते हैं, और ये साथ ही एयर के माध्यम से फैलता है। इसके अंदर अगर रोग की प्रधानता की बात करें तो क्या होता है, इसमें आँखों और सिर के दर्द, बदन में दर्द और खांसी रहती है व्यक्ति को। तीसरी चीज़ होती है कि जो व्यक्ति होता है इस रोग के कारण जो जीवाणु होते हैं, वो जो जीवाणु हैं वो, और जो इसके अंदर जो स्लाइवा होते हैं उसमें ये उपस्थित होते हैं। इसमें एक खास प्रकार का विषाणु होता है जो उपद्रव के टाइम पे हेमोलेटिक हो जाता है, साथ में स्ट्रेप्टोकोकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस के साथ में आवेरिस इसके लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम लोग इसकी
रोग के प्रधान जो लक्षण होते हैं वो एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। बहुत सारे लक्षण हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर जो बात आती है तो आँखों के अंदर पानी और कभी कभी कुछ लालिमा लेके कंजक्टिवाइटिस टाइप दिखाई देता है। इसके अलावा में गले में खराश लगता है, छींक आता है। खराश कहाँ लगती है? ये जगह पे। ये खास तौर पे किनको होता है? जो गले में ऐसे पानी उठा के गर्दन से पीते हैं, तो ये जो जगह होता है ये क्या होता है? खींच जाता है। खींचने की वजह से ये पूरा पोर्शन ऐसा लगेगा भारी भारी है और खांसते रहेंगे। ये वाला खांसी, ये खांसी नहीं है, कुकुर खांसी भी कई लोग बोलते हैं, ड्राई कफ भी बोलते हैं। वूपिंग कफ के अलावा में इसको पैल्जिया कफ भी कहते हैं। पैल्जिया कफ तो खैर पुराने ज़माने में कहते थे, अभी नहीं। दूसरी चीज़ होती है इसमें जो बात होती है वो मेलाइस, और साथ में दुर्बलता महसूस करता है व्यक्ति। उसका जो जीभ होता है और जो स्टूल होता है, वो जीभ के ऊपर मोटा परत दिखता है और स्टूल जो होता है वो जाम हो जाता है। मुंह का जो स्वाद होता है वो फीका फीका लगता है और स्लाइवा के वजह से चिपचिपा भी महसूस करता है मुंह के अंदर। जो पल्स होती है वो नाड़ी जो होती है, नाड़ी दैट मीन्स पल्स, पल्स जो होता है वो बोलना चाहिए भारी हो जाता है। और जो टेम्परेचर जो होता है वो उसके अनुपात में मतलब लो रहता है। जैसे ब्रेडिकार्डिया वगैरह के पेशेंट में देखने को मिलता है कि पल्स रेट डाउन है। इसके अलावा में तीव्र प्रकार के रोग का कष्ट होता है, जिसमें आप पेशेंट का चेक करा सकते हैं कि ESR तो नहीं बढ़ा हुआ है। इसमें जो छाती में पीड़ा होती है, कैनोसिस टाइप का झाग युक्त रक्त मिश्रित ब्लड भी कभी कभी आता है। कफ मतलब ब्लड, कफ में ब्लड भी आता है। और कभी कभी ये व्यक्ति जो होता है ऐसा कंडीशन होने पे 2 से 3 दिन के बाद व्यक्ति डेथ भी हो सकती है। इसमें पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है और कभी कभी इसमें डिसेंट्री के साथ वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करते हैं तो दुर्बलता होती है और उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। उपद्रव जो होता है रोग का इन्फ्लुएंजा में, उसका जो स्वरूप है वो जो स्वर तंत्र होता है ना, लेरेंजाइटिस, और साथ में जो लंग्स होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, और कभी कभी देखा जाता है कि निमोनिया के वजह से भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो जाती है। लक्षणों के आधार पर अगर हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो पहला क्या हम लोग करेंगे, फीवर के लिए NH-NO फीवर दे देंगे, लेकिन देंगे कितना? मान लेते हैं किसी को 100 डिग्री फीवर है तो हम देंगे कितना? लगभग 5 ड्रॉप। लेकिन लग रहा है कि पेशेंट को फीवर जो है वो 103 के आसपास है, तो देंगे कितना? 2 ड्रॉप 50 ml पानी में। वो पानी को धीरे धीरे करके पिएगा, वो गर्म पानी में दिलाइएगा, जल्दी असर करता है दवा। इसमें अगर फीवर के वजह से लंग्स के वजह का जो डिजीज़ होता है उसमें डेथ रेशियो जो होता है फीवर की वजह से वो केवल 1% के आसपास होता है। पहला लक्षण जो होता है इसके अंदर क्या होता है? बुखार, सर दर्द, खांसी, जुकाम। जुकाम नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर जुकाम नहीं मिलेगा। खांसी जो होगी वो छोटी सी होगी और सूखी होगी, मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा में जो खांसी का वेग होता है वो तेज होगा, कफ युक्त होगा, गले के अंदर खराश होगा, निरंतर यहाँ पे ऐसे वाला निरंतर खांसी उसको बना रहेगा। सिर दर्द और सिर मतलब उसको बेचैनी महसूस होते रहेगी। छाती में दर्द और उस टाइप से रिलेटेड लक्षण मिलेंगे। और कफ का आप अगर परीक्षण कराएंगे तो उसके अंदर आपको पेशेंट जो होता है उसको मतलब खांसी के बाद भी वो व्यक्ति
मतलब बोलना चाहिए काफ़ी दिन तक अगर ये प्रक्रिया चलती है, ध्यान रखिएगा, कभी कोई कफ का आप मेडिसिन दे रहे हैं और काफ़ी दिन तक व्यक्ति खांसते रहा है और वो जो स्प्यूटम है वो रिफ्लेक्ट होकर के पेट में गया हो, तो वैसे जगह पे H10 यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। D5 में कीजिएगा। अगर आप डाइल्यूशन थर्ड वाला D3 रखे हैं तो उसको 2 बार तोड़ के पेशेंट को 10 ड्रॉप QID पिलवाइएगा। लेकिन अगर लगता है कि D3 बेस है तो 5 बार तोड़िएगा महोदय, वो डाइल्यूशन थर्ड नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उसको फोर्थ बनाया और फिफ्थ पकड़ा दिया पेशेंट को, लेकिन वो फिफ्थ नहीं था, वो तो बना ही नहीं कुछ, वो तो फर्स्ट ही रह गया। तो वैसा मत कीजिए, कई बार एग्रेवेशन होता है वैसे कंडीशन में। डोजोलॉजी आप गलत करेंगे तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग काम करने में परफेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामान्य रूप से अगर रोग 1 सप्ताह से कम है तो वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और रोग अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में फेफड़ा हो गया उसका, मतलब लंग्स हो गया, पैंक्रियास हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और इसके अलावा में स्टमक हो गया। ठीक है, इसके जो कारण हो सकते हैं जिसके वजह से वो वहाँ पे डिजीज़ जनरेट किया हो। तो इसकी अगर हम लोग चिकित्सा की बात करेंगे तो क्या करेंगे, रोगी का जो कमरा होगा वो स्वच्छ हवादार होना चाहिए, कमरे को गर्म रखना है, और जो कपड़े हैं उसको ओढ़ा के रखना है। रोगी को पूर्ण रूप से विश्राम दिलाना है। पीड़ा जो हो रही है उसके लिए अगर फीमेल को आप दे रहे हैं तो D8 बनाइएगा F1 का, लेकिन अगर मेल को दे रहे हैं तो D5 दीजिएगा। ये इसलिए क्योंकि मेल पॉजिटिव और फीमेल नेगेटिव सिद्धांत है, उसके अनुसार आप उसको लीजिएगा। तीसरा जो बात आता है वो, क्योंकि पीड़ा होती है व्यक्ति को तो वहाँ दर्द निवारक औषधियों की, स्पेजरिक्स प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप NH नेज़ल क्योर करके एक स्पेशल ड्रॉप है, इसको आप ले सकते हैं, और ये 1 से 3 दिन में कैसे भी नाक से रिलेटेड एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ेस को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अगर हम लोग बात करते हैं खांसी के अंदर, तो कफ अगर लग रहा है गले में खराश ज़्यादा है तो आप हनी जो होता है उसको आप चाट सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिल जाता है। और अगर फिर भी लग रहा है तो आपको अगर सांस रुके टाइप लग रहा है तो P1 सेकेंड डाइल्यूशन में, और अगर लगता है कि नहीं खांसी पुरानी है और उसमें बलगम टाइप का है उसके अंदर, तो P2 से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ कीजिएगा, गलाएगा भी और उसको बाहर निकालने का भी काम करेगा। ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, और इससे रिलेटेड कुछ अगर रोगियों की बात करूं तो अधिक अगर किसी को बेचैनी होता है तो NH नो ब्लॉकेज है, मेलेक्सो हर्बोकेयर में कार्डियोक्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कार्डिक अस्थमा से रिलेटेड डिसऑर्डर में। और इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप पढ़िएगा और ध्यान से इसको सुनिएगा। जो डिजीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स से ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट का क्लियर होना, क्योंकि कंसेप्ट आपके पास अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप ही का सहारा लेकर के कुछ चिकित्सक आपको प्रोटोकॉल सेल करेंगे, फिर प्रोटोकॉल के तहत 4 फार्मूले बताएंगे, और उस फार्मूले से अगर ठीक नहीं होगा तो आपके पैसे तो गए, पेशेंट भी जाएगा। और प्रैक्टिकल होता है, अगर सही तरीके से किया जाए रिसर्च तो बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ मैं इस इन्फ्लुएंजा की क्लास को विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी। नमस्कार।